Good morning to all. My name is Dr. Asha Shahu. I am from Lucknow, District Sivni, Madhya Pradesh. I completed my BDS from Government Dental College, Raipur, Chhattisgarh in 2009. After that, I just started practice in my native place, Sitapur, and practicing there for last 2 years. In 2011, after my marriage, I shifted to Lucknow, District Sivni, where I have been practicing last 15 years. और जब भी आप इंट्रोडक्शन दे एक एक फुल स्टॉप के बाद थोड़ा थोड़ा रुके, ऐसा ना लगे कि Yes. आप मग अप करके आए। इसलिए Okay, मैं sir. कह रहा हूँ आप हिंदी में बोलेंगी तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है ना? आप समझिए मेरी क्या बात है। उससे से क्या होगा ना, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं लगेगा आप रट के आएंगे। कोई भी Yes, sir. चीज रटी हुई नहीं लगनी चाहिए, वर्स नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर आशा कि आप इतने टाइम तक आपने क्या किया, मतलब बेसिकली, और अगर आप कर रहे थे 15 साल या 14 साल कुछ, तो फिर आपने तो कुछ अच्छा बिल्ड कर लिया होगा, तो फिर ये जॉब आपको क्यों चाहिए? सर, मैं पिछले 15 वर्षों से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, जहाँ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मैंने ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हुए ये देखा कि यहाँ भी अभी भी बेसिक डेंटल केयर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी अनुभव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करूँ और व्यापक स्तर पर अपने स्किल और एक्सपीरियंस का यूज़ करके कम्युनिटी को बड़े लेवल को सर्व कर सकूँ। जहाँ पर मैं अफोर्डेबल, सस्ती और सुलभ दंत चिकित्सा उपलब्ध करा सकूँ। और इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर एक वेल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेस होता है, जहां पर प्राइमरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और गवर्नमेंट के विभिन्न स्कीमों को साथ लेते हुए व्यापक स्तर पर बहुत सारे कम्युनिटी को सर्व किया जा सकता है। और इस जो आ, जो भी आप लेके आ रहे हैं एक्सपीरियंस, तो अभी तक तो आपने काफी अच्छा कमाते होंगे, तो आपको हम ऐसा तो कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं पाएंगे। आप 15 साल में तो आपका क्लिनिक या जहाँ पे भी आप काम कर लोगे, आपने कितना बड़ा कुछ कर लिया होगा कि आपको एक नौकरी की जरूरत नहीं है। तो हम आपको ये नौकरी क्यों दे, बेटर हम उसको दे जिसको ज्यादा जरूरत हो और जो ज्यादा लंबे टाइम तक इसे सर्व कर सके। आपके तो काफी सारी चीजें हैं, कमिटमेंट्स हैं, तो आप क्या इसे कंटिन्यू कर पाएंगे पूरा? और आगे इस जॉब में आप अपने आप को आगे से 10 साल में कहाँ देखते हैं? सर, मैं कम्युनिटी में सर्व करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि बहुत बेसिक डेंटल केयर की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। रूरल एरिया में अभी भी लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हुए लोगों को जागरूक करूँ। तो ये तो काम आप बिना पीएससी की जॉब भी ज्वाइन किए कर सकते हैं। सर, इतने व्यापक स्तर पर नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे। ठीक, ठीक। अच्छा, आपसे सवाल अब डॉक्टर रेशू मैम करेंगी। मैम प्लीज। यस मैम। हेलो डॉक्टर आशा, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आपका मैंने प्रोफाइल देखा, उसमें आपने, मुझे लगता है कि आपने 10th किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से करा है और 12th आपका किसी दूसरी नहीं डिस्ट्रिक्ट से मैम, है। मेरा जो मायका है वो छत्तीसगढ़ का है और अब मैं ओके एमपी में आ ओके। गई हूँ। अच्छा, आप मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप छत्तीसगढ़ में है आप? यस, नहीं मैम, अभी मैं एमपी में हूँ। मेरा बर्थ मेरा छत्तीसगढ़ का है। मतलब वहीं पे रह के आपने अपनी स्कूलिंग करी है, वहीं पे आपका? स्कूल, हाँ मैम, स्कूल कॉलेज सब छत्तीसगढ़ में हुआ है मैम। ओके ठीक है। तो अभी आप वहीं पर सेटल्ड हैं, एमपी में ही? यस मैम। तो क्लिनिक आपका 15 ईयर से आप रन कर रहे हो, काफी अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर होगा आपको। तो फिर आप जॉब ज्वाइन कर लोगे तो आप क्लिनिक तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर आप कैसे स्विच करोगे? आप क्यों मैम, मतलब जॉब ज्वाइन करना चाहते हो? ये तो आपने बता दिया क्यों करना चाहते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ आप, क्योंकि ये जो काम आपने बोला ना कि आप सर्व करना चाहते हो, अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ये आप अपने क्लिनिक के थ्रू भी कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रूरल एरियाज में कैंप कर सकते हो। जी गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करनी है आपको? मैम, गवर्नमेंट जॉब एक रेस्पेक्टेड और रेपुटेड जॉब होता है, एक जहाँ चीज मैं पर आपको मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल बार सर बार इसलिए म्यूट है किया सर। जा रहा है। हाँ, ये सर सवाल बार म्यूट बार है डॉक्टर इसलिए साहब किया। म्यूट करिए। हाँ, जैसे ये सवाल बार बार आपसे इसलिए किया जा रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आपका थोड़ा वीकर पॉइंट है। ये हाँ आपका सर, थोड़ा सा ये आपका जी थोड़ा मैं ऐसा इसमें पॉइंट है करने जिसमें आप वाले थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। आप समझ महसूस रहे कर रही हूँ। हैं? यस हाँ। तो इसीलिए नहीं आपको ये नहीं, मौके असहज पे। महसूस नहीं करना है आपको, बस हाँ, ऐसा आंसर देना है कि वो उनको हाँ, ये लगे कि नहीं आप जॉब डेस्परेटली करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, वीकर पॉइंट अब ये तो सामने वाले इंटरव्यू पैनल में जो है उसका माइंडसेट कैसा है कि आप
आपकी वीकनेस समझ रहे हैं ये इस बात को, लेकिन मुझे लगता है ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आपको क्लिनिकल नॉलेज काफी अच्छी खासी होगी यस मैम। और इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो अपने क्लिनिक में, तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी इंटरव्यू पैनल में जो होगा वो क्या सोच रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहां पे। तो मैम इसमें क्या क्या पॉइंट रखा जाए इसमें? आप पहले अपना बताइए जो मैंने सवाल पूछा। मैम मैं वर्क लाइफ बैलेंस और क्या बोलूं, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए इस पे आप ये जो कह समझ सकती में आ हैं, रहा है बताएं, आपको जो समझ में देखिए आ इस पे रहा आप ये कह सकती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ना माइक्रो लेवल पे काम होता है, ठीक है, जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है किसी पे माइक्रो लेवल पे होता है। आप एक कम्युनिटी को वास्ट लेवल पे नहीं सर्व कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, आपको चीजें करनी होती हैं। बट पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक हेल्थ केयर में क्या होता है, मैक्रो लेवल पे क्या आता है, आपको उतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं जो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते अपने बेसिस पे, नहीं गवर्नमेंट कर की सकते। स्कीम्स होती है जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही रह के कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी प्राइवेट। 15 और साल में इसमें आपकी एक चीज आप और ये भी बोल सकते हो कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको राइट है, आपके पास अधिकार है उनको सिखाने का, और वो जाके जो ग्राउंड लेवल पे जो सब सेंटर है, आशा वगैरह है, वो जाके घर घर जाके डोर टू डोर जाके अवेयरनेस फैला सकती है। तो आपके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा रहेगा गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में आपके पास इतना एचआर नहीं होगा, यस मैम। और तो आपके ये आप पास बोल सकते हैं। अथॉरिटी बहुत बड़ी रहेगी ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप करते हो तो आपके पास अथॉरिटी नहीं रहती है। मान लो किसी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, माइक्रो लेवल पे कर पाओगे, बट आपको जब लगेगा कि सोशल इशू इतना डीपली रूटेड है, उसमें आपको अथॉरिटी चाहिए होगी किस चीज के लिए। वो अथॉरिटी आपको पब्लिक हेल्थ केयर में मिलेगी, क्योंकि आप प्राइवेटली क्लिनिक आप कर रहे हो तो आप माइक्रो लेवल पे कर पाओगे। अगर आप उस सोशल, कभी क्या होता है ना, कोई डायग्नोसिस करने से पहले एक सोशल इशू को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले होते हैं। तो इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए होती है। मान लीजिए आप एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर जाओ कहीं पे, तो आपके पास वो अथॉरिटी नहीं रहेगी। आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी तो जो ट्राइबल एरिया है या फिर जो भी है, वहां पे ना इतने ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि वो लोग नहीं मानते हैं। तो उनको उस चीज से हटाने के लिए, वो सोशल इशू रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही डायग्नोसिस स्टार्ट हो पाएगा, आपको अथॉरिटी चाहिए होगी। तो अगर आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो जो 15 साल में आपकी जो प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल नॉलेज है, उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंडल्ज कर लोगे, ठीक है, दोनों को लैच करना होता है। और लैच करो तो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है 15 साल का यस सर। हाँ ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अमृत जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जो आप कहना चाह रहे हो ना कि सर मैं करना चाह रही हाँ, हूँ कि बहुत, वो शब्द लेकिन नहीं मिल रहा है माइक्रोस सही। के मतलब पेशेंट ज्यादा रहेंगे ये मतलब नहीं है, लेकिन जब आप एक अथॉरिटी के साथ करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। ऐसे आप जाके कैंप लगा लोगे तो कोई नहीं सुनेगा। कोई आप नहीं समझ में सुनता। आया डिफरेंस क्या यस है? सर। ठीक है, ये अब आपको अपने अपने आंसर में वजन लगेगा। यस सर, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे जो 15 साल में आपने प्रैक्टिस की है ना, आप क्लिनिकल नॉलेज बहुत वास्ट है आपका, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो अब आपको वो नहीं सीखना है, आपको सीखना है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे उस चीज को इंक्लूड करना, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव पॉइंट है। वो तो ये आपसे पूछेंगे क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको प्रेशर में डालना चाहेंगे, बट डीप इन द देखा जाए उनकी तो वो इस चीज को बहुत पॉजिटिव मान रहे होंगे। तो कोई और जो कैंडिडेट होगा ना, उसके कंपैरिजन में आपको ये चीज मिल रहा है, लेकिन वो आपको ये करेंगे ना कि ये आपका निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आपके प्रेशर को टेस्ट करना चाहेंगे। बट आप ये समझिए क्या, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 15-16 साल आपने प्रैक्टिस की है और आपने अपने आप ये दिखाया कि आप योगदान देना चाह रहे हैं, तो मतलब आपकी थिंकिंग तो उसी तरह है। थिंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस चीजों दोनों चीजों को कैसे इंक्लूड करोगे ये इंपॉर्टेंट है। ये वो देखना चाहेंगे कि किस क्रिएटिव लेवल पे जाके आप आंसर दे रहे हो। मैम प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चंस। ठीक है डॉक्टर आशा, आप अपने क्लिनिक में जो बेसिक डेंटल प्रोसीजर है वो करते हैं, यहाँ पर कुछ अपग्रेड भी आप करते हैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस डे टू डे में? मैम पूरे बेसिक ट्रीटमेंट ही करते हैं उसमें। अच्छा, बेसिक करते हैं, इम्प्लांट वगैरह नहीं आप करते हैं? इम्प्लांट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जैसे सीएचसी पे आपको पोस्टिंग मिलती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट वहाँ पे आप कर सकते हो? कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपकी, बताइए उस बारे में कुछ। मैम उसमें सीएससी में तो मोस्टली हम हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन पे काम करेंगे, जिसमें अर्ली डायग्नोसिस होगा, पेशेंट के साथ काउंसलिंग, डाइट काउंसलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन और फ्लोरिडेशन प्रोग्राम,
टोबैको किजेशन प्रोग्राम, इस पे काम किया जाएगा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन पे। सेकेंडरी प्रिवेंशन लेवल पे हम वहाँ पे बेसिक डेंटल केयर जैसे नॉर्मल रेस्टोरेशन प्रोसीजर कर लेंगे, और क्यूरेटिव में नॉर्मल एक्सट्रैक्शन हो गया, आरसीटी वगैरह ये सब करेंगे। ठीक है, तो सपोज आपके सीएचसी में, आपके क्लिनिक में आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट नहीं है, होल एंड सोल आप ही हो वहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, हर चीज के लिए। आपके पास एक पेशेंट आता है, वो पेशेंट क्या है कि बहुत ज्यादा फेशियल स्वेलिंग लेके आ रहा है, यूनिलैटरल स्वेलिंग है, और वो कह रहा है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा दर्द है, छूने में भी दर्द हो रहा है, और इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। उसने आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, हिस्ट्री वो पूरी दे लिया आपको। तो उस केस में आप कैसे मैनेज करोगे इस पेशेंट? फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? सर पहले मैं उनका इंट्राओरल एग्जामिनेशन करूंगी, देखूंगी स्वेलिंग का टाइप क्या है। अगर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है तो मैं इंसिजन और ड्रेनेज दे करके मेडिसिन दे दूंगी, और अगर वहाँ फैसिलिटी ये है कि अगर आरसी ओपन किया जा सकता है तो मैं आरसी ओपन करके भी छोड़ दूंगी उसको, और मेडिसिन दे दूंगी पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए पेशेंट बोलता है, आपने पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया, पेशेंट आता है आपके पास आफ्टर 3 डेज और 5 डेज जितना भी आपने दिया है, तो उसकी स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होती है, इनफैक्ट वो स्वेलिंग और ज्यादा हार्ड मास में कन्वर्ट हो गई है। आपने उसको सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया है, वो पेशेंट चला गया, आपने उसको 3 दिन बाद बुलाया और वो हार्ड स्वेलिंग लेके आ रहा है सेम जगह पे, तो इसमें फिर आप क्या करोगे? मैम पेशेंट को आईवी मेडिसिन पे एंटीबायोटिक देंगे मैम उसको, और उसको वार्म सलाइन वाटर में रिंस करने के लिए बोलेंगे दिन में कम से कम 10 to 12 टाइम्स। और ठीक है, मुझे लग रहा है आप सोच नहीं पा रहे, थोड़ा मैं हिंट कर देती हूँ। इसमें आपको ना पेशेंट ट्राई करना है कि आप पेशेंट से हिस्ट्री निकलवाओ उसकी। सबसे पहले आपको उससे ये पूछना है कि उसने कोई ओटीसी ओवर द काउंटर कोई दवा तो नहीं खाई है, किसी क्वैक से लेके कोई दवा तो नहीं खाई है, किसी मेडिकल स्टोर से लेके कोई दवा तो नहीं खाई है। कई बार क्या होता है, पेशेंट एंटीबायोटिक खाता रहता है 1 हफ्ते 10 दिन तक, तो एंटीबायोमा फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत कॉमनली ये पेशेंट आएगा आपके पास ओपीडी में, तो इसमें फिर आप इसका पता ही होगा कैसे ट्रीट करते हैं एंटीबायोमा। मैं सोच रही हूँ कि आपको पता होगा क्योंकि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहे हैं। मैम मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है तो मैं उनका आरसी ओपन करके प्रॉपरली इरिगेशन करती हूँ और वहां से प्रेशर रिलीज करती हूँ। अगर फ्लक्चुएंट स्वेलिंग में आ गया है तो फिर आईएनडी देंगे इंट्राओरली, अगर नहीं तो एक्स्ट्रा ओरली भी हम इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं हम उसमें। एक बहुत ही कॉमन सी गोली प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही कॉमन सी ड्रग है मेट्रोनिडाजोल एंड एमॉक्सिसिलिन क्लावोनिक एसिड इन स्पाइट ऑफ एंटीबायोटिक। पेन किलर विदाउट सिरेशियो, काइमोट्रिप्सिन के बिना जो पेन किलर होगा वो देंगे। काइमोट्रिप्सिन क्यों नहीं देना चाहते हो आप? मैम वो एंजाइमेट, उससे स्वेलिंग और बढ़ता है मैम काइमोट्रिप्सिन से। यस मैम, पस के केस में नहीं देना चाहिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सोचिए इस बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ी देर में। कोई और क्वेश्चन पूछे? डॉक्टर रितिका वेलकम, आपको कोई सवाल है तो करें। अच्छा ठीक है मैम, अभी वो अवेलेबल नहीं है। हाँ डॉक्टर तारिक सर प्लीज। हेलो आशा जी, कैसी हैं? ओके, तो मैंने अभी तक जो कुछ भी आपके बारे में सुना है कि आपने इतने साल प्राइवेट प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद आपने स्विच किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, जो भी आपका पर्पस रहा। सो मेरा बस आपसे ये कंसर्न है या क्वेश्चन कह सकती हैं कि आपने ये डिसीजन लिया तो उसमें आप क्या सोच के लिया, और ये आपको क्या लगता है कि ये मैंने डिसीजन सही टाइम पे लिया या मुझे और पहले ले लेना चाहिए था? प्लस आई थिंक आपके बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, तो आप उसको ये सब चीजें कैसे मैनेज करती हैं और क्या चैलेंजेस आता है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने क्या चैलेंजेस को मीट किया और कैसे कोप अप किया? सर मेरे 2 बच्चे हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं, तो अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि मैनेज किया जा सकता है।
तो फिर मैं अब कर सकती हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। और इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से परिवार को और अपने प्रोफेशन को अच्छे से मैनेज किया है, क्योंकि मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। ओके, तो इसमें चैलेंजेस कुछ आए आपको, दिक्कतें आई आपको? क्या लगा जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि सब कुछ नॉर्मल लगा ऐसे ही? नहीं सर, प्रॉब्लम तो आई सर, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब बहुत प्रॉब्लम आई, बट हो गया, वो मैनेज कर लिया मैंने उसको। तो आपने इस डिसीजन से आपको लगता है कि मैंने लाइफ में सही डिसीजन लिया है, या फिर आप इसको सही बना दें आगे चल के? ऐसा ना हो कि कल को फिर आप मूड चेंज हो गया, नहीं चलो यार प्राइवेट प्रैक्टिस ही ठीक थी। नहीं सर, मैं मूड चेंज नहीं करूंगी, मेरा ये डिसीजन बहुत सही है। इससे पहले मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसमें मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम होती। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं अब अच्छे पूरे समर्पण के साथ में गवर्नमेंट सर्विस कर सकती हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चंस हो गया, आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मेरे क्वेश्चंस आएगा। हाँ अमृत जी, आप सवाल कर सकते तो आशा, आपने बोला है कि आप हर वर्ग तक पहुंचकर उनको सर्व करना चाहते हो, तो क्या आपको दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हुआ था उसके बारे में पता है? क्या था वो मोहल्ला क्लिनिक एक स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, उसका मोटो क्या है? नहीं, आइडिया नहीं है सर। ऐसी कोई चीज एमपी में भी स्टार्ट हुई है क्या? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं। आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये मास लेवल पे जो भी मतलब जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक करवाए जा रहे हैं। एमपी में हुआ है सर, ये मैंने सुना था। नाम क्या उसका? नाम मोहल्ला क्लिनिक के बेस पे ही है। अच्छा, क्योंकि आप हर वर्ग आप जैसे ग्रास रूट लेवल पे जा करना चाह रही हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे पहला यही होगा, मोहल्ला क्लिनिक ही होगा। इसका नाम क्या है? सॉरी सर, पता नहीं। संजीवनी क्लिनिक नाम है। अच्छा, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपसे रिलेटेड पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना डॉक्टर आशा? यस। दूसरा है, आपने बोला है कि आप हर वर्ग तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो हर वर्ग में शेड्यूल ट्राइब भी आता है, ठीक है? तो एमपी में जो शेड्यूल ट्राइब है उसके बारे में कुछ हम लोग को एनलाइटन करिए, थोड़ा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है, कैसा है, कितने हैं? मध्य प्रदेश में सर लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। सर पहले तो उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उनके मुंह में नॉन हीलिंग अल्सर है मोर देन 2 वीक्स, सपोज करिए किसी और प्रॉब्लम की रहा है, ठीक है? लेकिन आपको एक डेटाबेस तैयार करना है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस एरिया में, पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उनके अंदर है कि नहीं टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वो तो बहुत ही ऐसे ऑर्थोडॉक्स होते हैं, दकियानुसी ख्यालात होते हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए आते हैं वही बताते हैं। तो आप कैसे कन्विंस करिएगा कि नहीं, इसके लिए भी आप मेरे को बताओ, कन्विंस करेंगे ताकि आपका हो सके, ताकि आप एंटीसीपी को इंटीग्रेट कर सकें ओपीडी में। कोई क्रिएटिव सोल्यूशन है आपके पास? मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं? सर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग तो आप, ये तो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है, बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। ये तो आप बाय द बुक जा रहे हो। लेकिन सपोज करिए वो जो पेशेंट है, जो ड्राइवर का पेशेंट है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स समझते हैं, बहुत दकियानुसी है, तो वो नहीं कर रहा, उसको आप कैसे कन्विंस करोगे? यही ना इंटीग्रेशन हुआ आपके ओपीडी में। अगर वो टोबैको के लिए आ रहा है तब तो वो अपने आप आ गया, लेकिन मान ली किसी और प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, लेकिन सरकार ने कहा जितने भी हैं वहाँ पे, जितने भी पॉपुलेशन है, उनका एक डेटाबेस तैयार करना है आपको। उसको आप डेटाबेस में तैयार करके पोर्टल में डालना है। तो उसके लिए आप कैसे कन्विंस करोगे जो पेशेंट किसी और काम के लिए आ रहा है, लेकिन आपको जानना है कि इसको है कि नहीं, क्योंकि टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत अधिक है वहाँ पे। सर एक गवर्नमेंट का आईईसी फॉर्मूला होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके में पोस्टर, हम ओपीडी एरिया में बहुत बड़ा पोस्टर बना के रखेंगे कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको क्या कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। इसको जितनी जल्दी जांच किया कराएंगे और वो अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा प्रिवेंटेबल है, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो इस मॉडल अगर वहां रखा रहेगा तो पेशेंट देख के खुद से एजुकेट होएगा, और वो बात से हमसे जब हमारे पेशेंट अगर अनपढ़ हो तो सर वो अच्छा मॉडल के थ्रू सर उनको बताया जाएगा, ऑडियो विजुअल प्रोवाइड करेंगे उनके लिए। जैसे ये तो बहुत जनरल सॉल्यूशन, ऑडियो विजुअल क्या है? बहुत जनरल बात है ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो विजुअल में क्या है? बुकिश आंसर देने से बचिए, ठीक है? अच्छा मेरे को ये बताइए कि हेल्थ केयर बजट अलॉट कितना हुआ है इस बार एमपी में?
सर लगभग 23,000 करोड़। पढ़ के बता रही क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं सर, नोट मैं करिए, कुछ वो नहीं नोट नहीं करिए, नहीं नहीं मैं नोट करिए। मैं याद करिए 23,000 समथिंग कुछ करोड़ है सर, 23,000 करोड़ और का। आयुष्मान के लिए कितना हुआ है? आयुष्मान के लिए भी लगभग लगभग टेंटेटिव अमाउंट बता दिए, लगभग अमाउंट, कोई एग्जैक्ट नहीं बताना, टेंटेटिव बता दीजिए। चलिए ठीक है मुझे सर। याद नहीं। एनएचएम का 4600 था, 2100 करोड़ है। 2100 करोड़। ओके। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसके बारे में पता है? स्कूल, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य यस कार्यक्रम। आरबीएस के, यस आरबीएस के, ये एनएचएम के द्वारा स्टार्ट की गई एक भारत सरकार की योजना है। इसमें 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है और इसके अंतर्गत डेवलपमेंटल डिले, बर्थ डिफेक्ट, डिसीज और किसी डेफिशिएंसी, इसको इनकॉर्पोरेट करके चेक किया जाता है कि इनमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है बच्चों में। अच्छा, मैम ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला था कि आप प्रिवेंटिव टेक्निक पे ज्यादा जोर दोगे। तो प्रिवेंटिव मतलब होता है प्रोएक्टिव, कि मतलब चीजें होने से पहले ही उसको होने से पहले रोक दिया जाए। तो जो प्रोएक्टिव अप्रोच है और रिएक्टिव अप्रोच है, दोनों में अंतर क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच में रिस्क फैक्टर या डिसीज होने से पहले हम उसको रोकेंगे, और एक्टिव मतलब आफ्टर हो गया है उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करेंगे। क्योंकि मान लो सपोज आप ट्रैवल एरिया में गई, वहाँ तो वो जो भी होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उनको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो आपका प्रोएक्टिव अप्रोच तो फेल हो गया, तो आपको रिएक्टिव अप्रोच पे आना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव अप्रोच पे आप शिफ्ट करें रिएक्टिव अप्रोच से, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे आपको। यस, क्योंकि वहाँ पे जो भी हैं उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता है तब तक जब तक उनको तकलीफ नहीं आती है। बट प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है, तकलीफ आने से पहले ही इतना जागरूक कर देना ये प्रॉब्लम ही ना है। तो इसलिए आप इसके लिए आपका क्या अप्रोच हो? सर इसके लिए भी जो वहाँ लोकल कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ता और जो लोकल हेल्थ कम्युनिटी होती है, उनको मैं ट्रेन करूंगी और उन्हें जैसे आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर के सब कुछ बताती है, तो वो घर घर जाकर के उसके बारे में एजुकेशन देंगी कि अगर वो एरिया में कम, जनरली ट्राइबल एरिया में लोग टोबैको यूज ज्यादा करते हैं, तो उन्हें उसके बारे में बताइए टोबैको का से कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ठीक है, मैम आपके कुछ क्वेश्चन अनम्यूट करिए डॉक्टर श्याम अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम आप अपने क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैम भी अनम्यूट है। हाँ डॉक्टर आशा, आपने एनओएचपी प्रोग्राम के बारे में सुना ही होगा। यस मैम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। हाँ जी, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। सपोज आपके यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ सीएससी पे पोस्टेड हो, वहाँ एनओएचपी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के आसपास प्रोग्राम स्टार्ट होता है, 1 मंथ तक चलता है, जनरली अभी ऐसा ही चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में नोडल बना दिया गया है एनओएचपी का, ठीक है। तो नोडल आपको पता है कैसे काम करता है, नोडल का क्या मतलब होता है, कुछ आइडिया है आपको? मैम नोडल अधिकारी बना दिया गया है, तो उसके अंतर्गत जितने कार्यक्रम होते हैं उनको मैं अपने स्टाफ के थ्रू एजुकेट करके वो प्रोग्राम करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, नोडल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आपको सारे जितने भी आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पोस्टेड कर्मचारी हैं, डेंटल सर्जन, हाइजीनिस्ट वगैरह, एनएचएम या किसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, उनको आपको इंस्ट्रक्ट करना है प्रोग्राम में क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें आप ये चीज कैसे मैनेज करोगे? आपको नोडल बना दिया गया, तो प्रोग्राम में आप क्या ऐसा इनोवेटिव करना चाहते हैं कि जिससे, आपने भी बताया कि आप रूरल एरिया में अवेयरनेस फैलाना चाहते हो या अपनी जो क्लिनिकल नॉलेज है उसका उपयोग करना चाहते हो, तो आप क्या ऐसा करोगे कि जिससे और ज्यादा बेनिफिट हो पब्लिक को? मैम मैं उसमें थोड़ा सोच लीजिए, सोच के बताइए। कोई भी आंसर देने से पहले ना डॉक्टर आशा, आप 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, मतलब पॉज ले सकते हैं, ऐसा कोई भागेगा नहीं आपके पीछे।
इस सवाल का सीधा सीधा पर्पस ये है पूछने का कि आपको किसी इवेंट का मैनेजमेंट दे दिया गया है, तो आप उसमें क्या इनोवेटिव ऐसा करोगे कि आप, जैसे आपने इस चीज में बहुत एम्फसाइज किया है कि आप जैसे 15 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के बाद आप जाना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि आपको लोगों की हेल्प करनी है। क्या आप ऐसा करोगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पब्लिक को मिले, उसका बेनिफिट हो प्रोग्राम का? तो आप क्या करें? प्रोग्राम के बारे में आपको पता है तो उसी में से सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। सर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है? एनओएचपी के ऑब्जेक्टिव बताइए। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर्स की, डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती करना, हाइजीनिस्ट की लेके आना, डेंटल यूनिट की स्थापना करना। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि आप प्रैक्टिस मतलब आप ऑनगोइंग प्रैक्टिस करके आए हो इतने साल और आप गवर्नमेंट जॉब में आए हो तो आपको क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप सबसे पहले जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में डेंटल सर्जन पोस्टेड है या हाइजीनिस्ट पोस्टेड, उनसे आप डेटा मांग सकते हो कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, जिससे आपकी डेंटल यूनिट सुचारू रूप से काम कर सके। ये एक बेसिक सी चीज है, ये बहुत कम होती है, बार बार करने के बाद भी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिलती नहीं है। तो ये एक नई चीज है जो आप कर सकते हो, डेटा उसका पूरा बना सकते हो, सीएमओ के पास प्रेजेंट कर सकते हो कि हमें इन सामान की रिक्वायरमेंट है और आप जल्दी से जल्दी इसको प्रोवाइड करवाइए। अपने एनओसी प्रोग्राम में भी आप लेटर लिख के या मेल करके ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमें जरूरत है। और ऐसा नहीं कि प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे साल आपको करना है, तो आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं ये आपको देखना है। यस मैम। अगर कुछ और आप इनोवेटिव इसमें ऐड कर सकती हैं तो इसके बारे में सोचिएगा, और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो प्लीज उसका जवाब वहां दीजिएगा जाके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नॉलेज है, आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपको ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं कम्युनिकेशन का इशू है। थोड़ा प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू की घर पे अपने, और जो लोग होंगे उनके साथ, फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ प्रैक्टिस करिए। सर अकेले में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब आप मैंने आज यही सोच के रखा था कि मैं 13 को ही है ही, तो मैं अब फाइनल बहुत अच्छे से दूंगी क्योंकि अब पढ़ने में अब कुछ है ही नहीं, बट हो ही नहीं रहा है, वो बोलने में आ ही नहीं रहा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, परेशान मत हुई। जो भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा है आप ये मत सोचिए कि ये गलत हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको बिना हिचक के बोलिए। जो सबसे अच्छा एक्सट्रोवर्ट होता है वो सबसे पहले सबसे बुरा इंट्रोवर्ट होता है, आप समझ रहे हैं? इतना ज्यादा वो इंट्रोवर्ट होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जब मैं कभी बोलता था तो मुझे तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं कहीं पे कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी लोग सुनेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट थिंग, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आप अपने वर्ड्स में रखें और आप थोड़ा सा रुक के बोले, तुरंत बोलने की कोशिश मत करें। हर एक चीज में थोड़ा सा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा सा 30 सेकंड का पॉज ले। इससे ये नहीं हुआ कि आपको नहीं आ रहा है, आप अपने आंसर को बेटर आर्टिकुलेट करेंगे, उसे संग्रह करके फिर जवाब देंगे। इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि आप अच्छे से जानते हैं। आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो कोई बजर राउंड नहीं है कि कोई क्विज चल रहा है। इससे क्या होगा ना कि आपको जो आता हुआ भी जो होगा ना, आप उसमें भी मरमर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है आप रिटर्न निकाल के आए हैं तो आपको सब कुछ आता है। आप बस इस जॉब को डिजर्व करते हैं कि नहीं, वो ये देखना चाहते हैं। और आप 16 साल से वैसे भी आप काम कर रहे हो तो आपको क्लिनिकल भी आता है, उनको ये भी पता है। आप अकेले ही पूरा पीएससी मैनेज कर सकते हो, वो भी 4-5 पीएससी। बट यही है कि आप बस दिखा दीजिए कि आपको ये जॉब कितना डेस्परेटली चाहिए और सारी चीज, बट डेस्परेशन ओवर डेस्परेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत कामनेस इज द की। आप काम इंसान पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, काम पर्सन इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इनरिप्लेसेबल, ठीक है। तो कामली आप जवाब दीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आरसीटी के प्रोसीजर्स क्या है? सर आरसीटी में सबसे पहले है सिक्योर एनेस्थीसिया, रबर डैम एप्लीकेशन, आइसोलेशन, हिस्ट्री उसके बाद एक्सेस ओपनिंग, रिमूवल ऑफ, हाँ सर सबसे फर्स्ट स्टेप तो हिस्ट्री है। सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का, उसके बाद सिक्योर एनेस्थीसिया देंगे, रबर डैम एप्लीकेशन। अच्छा तो सर, अच्छा
ओके, तो फिर क्लिनिकल नहीं, आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आपको आरसीटी करनी है, आपको पहले एग्जामिन करना है कि आप दांत की सवाल आरसीटी समझिए करनी क्यों है किया कि गया नहीं। है, आरसीटी प्रोसीजर पूछा गया है, तो आप कब आरसीटी करेंगे? आप ये भी तो अब आते ही पेशेंट के मुंह में आरसीटी कर देंगे? नहीं, आप पहले आओ, मैं आपको एनेस्थीसिया दे दूं। नहीं, नहीं सर, आपने प्रोसीजर कहा तो ना फिर कि आप आरसीटी एक की टेक्निकल प्रोसीजर चीज बताइए बताइए, कि तो कहाँ मैंने से शुरू होगा, पोस्ट प्री ट्रीटमेंट, अच्छा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट। तो पहले आप प्री ट्रीटमेंट से पहले आप उनका डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्या है, परकशन चेक करेंगे, ये चीज ठीक है। इसका सवाल अब चलिए वापस। यस सर। सर, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री इंट्राओरल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि टूथ की कंडीशन क्या है। उसके बाद क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, रेडियोग्राफ लेंगे। अगर रेडियोग्राफ में पल्प एक्सपोजर या फिर पेरियापाइकल एब्सेस दिखता है तो हम उसको प्रोसीड करें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके लिए पहले सबसे पहले एनेस्थीसिया देंगे, आइसोलेट करेंगे टूथ को। उसके बाद जितने भी कैरियस पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, फिर एक्सेस ओपनिंग कैनाल की एक्सेस ओपनिंग करने के बाद प्रॉपरली बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करेंगे, इरिगेट करेंगे और कैनाल को ड्राई करके फिर उसे सील कर वर्किंग देंगे, लेंथ में ऑब्जर्वेशन कितनी कर होती देंगे है? सर उसमें। ये ये तो तो आपको पूरा डिटेल बताना बताना पड़ेगा है ना, फिर मतलब। मास्टर ओके, कोड सॉरी क्या सर। होता है, ये हाँ, सब नहीं मैंने बताएंगे आप। फिर आप अच्छा, सिंगल सिट करेंगे, डबल सिट करेंगे। देखिए यही ठीक है। होता है कि आप किस तरह से आंसर आर्टिकुलेट करते हैं। आप उनको इतना बता दीजिए कि वो खुद ही थक जाए और नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन कर ले, अरे नहीं नहीं सर डॉक्टर साहब ठीक है गलत जगह पहुंच गए। ठीक है, ऐसे करना है, आपको पता है, बट वो सब बेसिकली बताना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे सिर्फ डेंटिस्ट नहीं बैठा है, वहां पे एक नॉन डेंटिस्ट भी बैठेगा। ठीक है, ये बात याद है। अच्छा ये यस बताइए, सर। आरसीटी यस बेसिकली सर। फेल क्यों होती है? आजकल आरसीटी फेल हो रही है, क्यों? सर, परसिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण हो रही है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कर दिया जाता है और मोस्ट पेरियापाइकली कॉमन वहाँ कॉज पे कौन सा है? बैक्टीरिया मौजूद होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, सर वही परसिस्टेंट इन्फेक्शन, इनकम्प्लीट मिस्ट ऑब्जर्वेशन। कैनाल सुना है? सबसे हाँ, इनमिस्ट अनबीटेड कैनाल जो सबसे ऑल्सो, यस चीज सर। होती है वो। ठीक है, इरिगेशन में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, मान लीजिए आपके आपके क्लिनिक में, जैसे आप जहाँ पीएससी पे हैं वहाँ हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आता है। ठीक, आप उसको ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास सारी अथॉरिटी है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और आपका क्या चीज रहेगा कि आप अपने आप को सेव कर सकें? सर, पहले पेशेंट से मैं हिस्ट्री लूंगी कि उसको हेपेटाइटिस कब से है, उसने वैक्सीन वगैरह लिया है कि नहीं। अगर लिया है तो उसके बाद मैं उसका एक ब्लड टेस्ट कराऊंगी, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराऊंगी, अगर क्योंकि ब्लीडिंग मुझे चेक करना है कि उसकी ब्लीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते हुए मैं और उसका अगर आपके ट्रीटमेंट करूंगी। क्लिनिक में एक्स एमडीआर पेशेंट है, एक्स एमडीआर आप समझ रहे हैं, एक्स एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, आप समझते हैं एक्स एमडीआर क्या होता है? ओके, क्या होता है? XMDR मतलब सर जो एक्टिव ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी की ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस है। जिसपे कोई ड्रग काम नहीं करता। हाँ, ठीक है, वो पेशेंट अच्छा। होता है। और सारे, हाँ, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। एक्सट्रीमली और डायरेक्टेड। ओके। उसमें आपका कोई भी ड्रग काम नहीं कर रहा है, वो पेशेंट अब आ गया है पीएससी पे, और क्या सारे कह रही? आपके को स्टाफ और सीनियर्स डर रहे हैं, और उन्होंने आपको आगे कर दिया है कि यू सी दैट पेशेंट एंड गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड गिव अ प्रॉपर रेफरल। और आप फिर कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे मॉरली एंड सब कुछ मिला। सर, मैं उसमें भी प्रिकॉशंस लेते हुए एरोसोल प्रोडक्शन को रोक कर बिना एरोसोल प्रोडक्शन का ट्रीटमेंट करूंगी, विथ हाई सक्शन यूज करते हुए, और जितने भी कंटामिनेटेड फील्ड होंगे पेशेंट के आसपास के उसको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करूंगी। मेडिसिन नहीं, ऐसे देकर नहीं भेज होगा। सकते हैं सब आप सबसे पेशेंट। पहले पीपी किट जो भी है प्रॉपर प्रोटेक्शन सबसे पहले आप करोगे, ठीक है। फिर सीनियर से आप अपने डिस्कस करोगे कि ओके। सर हमारे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है कि हम इनका ट्रीटमेंट कर सकें। तो आप प्रॉपर सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें रेफर करने का प्रॉपर चैनल बनाओगे, एक ऐसा एम्बुलेंस बुलाओगे जहां से कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, वो प्रॉपर वो पेशेंट जाए, और जब तक उस पीएससी में वो पेशेंट है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट और प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल हो, और बाकी सारे पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको वो डिजीज ना फैले। ठीक है, जब कोविड हुआ था सबसे पहले उसका यस, इन्फेक्शन कंट्रोल किया गया था, ना कि उसका ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि एक पेशेंट ट्रीटमेंट। ज्यादा ट्रीटेबल है रादर देन
treating 1000 patient on a community level. तो सबसे पहले आप कम्युनिटी स्प्रेड रोकोगे, अदर पेशेंट को इन्फेक्ट होने से भी रोकोगे। तो सबसे पहला मेजर ये रहेगा। आपसे ये नहीं जानना चाहता आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, इन्फेक्शन कंट्रोल। आपसे वो ये जानना चाहेगा अगर पेशेंट आता है तो आप पीएचसी पे कैसे मैनेज करोगे। अब आपके पास कई सारे पेशेंट हैं, एक दिन में 50 पेशेंट आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास ना तो स्टेरिलाइजेशन के लिए कुछ है ना कुछ है, और आपको ही पूरी ओपीडी देखनी है, और आपके जो असिस्टेंट डेंटल हाइजीनिस्ट है वो नहीं आए, तो आप कैसे उस ओपीडी को मैनेज करोगे अकेले। सर वहाँ पे मैं ट्रायल्स बेस्ड ट्रीटमेंट करूंगी, प्रायोरिटीज करूंगी। जो इमरजेंसी वाला जो पेशेंट होगा उसको पहले मैं ट्रीट करूंगी, और जो पेशेंट को अगर बाद में अगर बुला सकते हैं तो हम उनको बाद में बुला लेंगे, और जो इमरजेंसी केस है पहले मैं उन्हें डील करूंगी। सर डॉक्टर तारिक, आपका कोई फाइनल क्वेश्चन। ओके डॉक्टर आशा, आप डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे टेक केयर करती हैं? गाड़ी में रखवा देते हैं ना, कैसे maintain? गाड़ी में रखवा देते हैं। सॉरी सर, चलो अभी यहीं रख ले रहे हैं, नहीं उनसे शेषनाथ से भिजवा देंगे। डॉक्टर अनम्यूट। हाँ डॉक्टर आशा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डेंटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये, तो आप उसको कैसे मेंटेन करती हैं? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से बोल रहे हैं सर। जी मतलब अच्छा, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब आपको पता ही होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, जब से आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको क्या लगता है वर्कलोड आपका बढ़ा है, कम हुआ है, कि कुछ पता नहीं चल रहा है, एज इट इज है? एज इट इज है अभी तो, मतलब मैं अभी आज के सिनेरियो का बताऊं या फिर मैं नहीं सर, वैसे ही है अभी तो, वर्कलोड तो वैसे ही है। वर्कलोड वैसे है, ठीक है। अमृत जी, आपको कुछ पूछना है? सपोज करिए आपके पास लिमिटेड बजट है, ठीक है, और ऐसा बजट है कि या तो इसमें एक हाई एंड हॉस्पिटल खुल सकता है, ठीक है, या फिर 10 छोटे छोटे हॉस्पिटल खुल सकते हैं, ठीक है। 10 छोटे छोटे हॉस्पिटल खुल सकते हैं या बड़ा हॉस्पिटल? एक बड़ा हॉस्पिटल खुलता है बड़े शहर में, या फिर 10 छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं छोटे शहरों में या रूरल एरिया में। तो आप किसको चूज करेंगे? सर मैं 10 छोटे छोटे हॉस्पिटल खोलना ज्यादा प्रेफर करूंगी। इसके पीछे क्या एजेंडा होगा आपका? सर उसके पीछे लोगों में देखिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी होगी तो कम्युनिटी अपने आप वहां पे जुड़ेगी, तो उनको अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी और इलाज दोनों प्राइमरी स्तर पर ही मिल जाएगा सर। तो क्यों बड़े हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आएगी? तो बड़े हॉस्पिटल में क्या चीज है जिससे आप बड़े हॉस्पिटल ना खोल के 10 छोटे हॉस्पिटल खोल लें? एक कीवर्ड होना चाहिए, वो क्या है? एक्सेसिबिलिटी सर, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकता, नॉर्मल जो जनता है वो पहुंच नहीं सकती बड़े हॉस्पिटल में। छोटे स्तर पर वो बहुत जल्दी एक्सेसिबल कर सकते हैं सर उस एरिया में। और मास लेवल पे इम्पैक्ट होगा ना? हाँ, मास लेवल पे इम्पैक्ट, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का प्राइमरी मोटो होता है कि कुछ भी चीजें मास लेवल पे इम्पैक्ट करना, मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट करना। पर जो एक ही हॉस्पिटल होगा, मान लीजिए 10 जिलों का एक ही हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है, आप डेंटल सर्जन जो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, वो किस क्लास का ऑफिसर है? क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर है। ये अंदर क्या क्या अथॉरिटी होती है? इसकी अथॉरिटी क्या है? कुछ तो अथॉरिटी होती है सर। एक जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के अलावा उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी मिलता है। क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत जनरल आंसर है, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं ना। एक एग्जांपल, क्या उसको फाइनेंशियल पावर होता है थोड़ा बहुत? तो एक सिनारियो पूछता हूँ आपसे कि जब कि आप प्रॉपर्टी सेटअप किया आपने, वहाँ काम कर रहे हो, आप जितने भी क्लास 4 के वर्कर हैं, स्वीपर हो गए जितने भी, उन्होंने हड़ताल कर दिया और बहुत सारा मास में गंदगी फैल रही है, क्योंकि वो हॉस्पिटल है तो वहाँ गंदगी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जब तक स्ट्राइक चल रही है क्या 2 दिन, उस केस में आप क्या अप्रोच होगा? सर गंदगी फैल रही है तो उसे साफ करना जरूरी है, तो मैं लोकल कर्मचारी को बुला करके मैं वहाँ पे सफाई कराऊंगी सर। क्यों बुलाएंगे आप बस क्या अथॉरिटी है, आप कैसे बुला लेंगे? लोकल अथॉरिटी आएगी तो वो दिहाड़ी पे काम करती है, तो तुरंत पैसा मांगेगा। अब क्या होता है, कोई फंड होगा क्या उसके लिए? आरबीएस की सॉरी वो रोगी कल्याण समिति होती है सर, इसके लिए लोकल मेंटेनेंस के लिए हर हॉस्पिटल में उसकी हेल्प लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे क्वेश्चन का रीच ये था कि आपके पास फाइनेंशियल पावर होते हैं, ठीक है। अच्छा। बड़े लेवल पे क्या होता है कि आपको अप्रूव करना पड़ता है,
बट छोटे लेवल पे फाइनेंशियल पावर होते हैं, जिसमें आप मान लिया गंदगी है तो क्लास 4 वर्कर अगर वहाँ पे स्ट्राइक किए हुए हैं तो आप उसमें से बजट निकाल के आप मतलब साफ करा छोटे छोटे पावर्स होते हैं बस ये सकते हैं। कामों के लिए किया जाता है। अच्छा, एमएलसी का नाम सुना आपने? यस सर, मेडिको लीगल केस है। क्या होता है, ब्रीफली बताइए, बहुत डिटेल में नहीं जाना मुझे। मेडिको लीगल डॉक्टर्स के द्वारा बनाया हुआ एक केस होता है जो कि लीगल प्रोसेस में यूज होता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, बर्न का है, हाइट से गिरना, पॉइजनिंग, इन सब में यूज किया जाता है। कभी कभी एक रोड एक्सीडेंट हो गया और रोड एक्सीडेंट हो गया और किसी को चोट लग गई है, और जिससे चोट लगी वो पॉलिटिशियन का बेटा है या कुछ है, वो आप पे दबाव बना रहा है कि एमएलसी पे फर्जी साइन कर दीजिए, उस केस में आपका क्या अप्रोच होगा? सर फर्जी साइन तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है। फर्दर वो क्योंकि वो अप्रोच क्या होगा आपका, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, वो कह रहा है कि कुछ भी रैंडम कर दो, क्योंकि सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर तो आप ही का होना है, तो उस पे कह रहा है कुछ भी रैंडम कर दो, आगे बढ़ा दो, तो उस केस में आप कैसे उस चीज को टैकल करोगे? सर क्योंकि सर 197 शायद है कि हम फॉल्स मेडिको लीगल केस नहीं बना सकते, ये कानूनन अपराध है, तो मैं ये बिल्कुल उनको स्ट्रिक्टली वे में मना कर दूंगी कि ये मैं नहीं करूंगी। मैम आपके कोई सवाल बचे हैं तो पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी जैसे एमएलसी के बारे में पूछा आपसे, तो वो आपसे ये पूछ रहे थे कि आपकी अप्रोच क्या होगी। तो मैं पूछ जाइए मैं थोड़ा तो उसमें आप जैसे वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, आपको एज अ डेंटल सर्जन अपना ओपिनियन देना ही है, फर्जी वर्जी साइन तो एक बात की बात है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जो भी आपकी डेंटल फाइंडिंग है आप उसमें मेंशन कर दीजिए, और आप उसमें ये लिख सकते हैं कि ये सारी जो आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इसकी जो है डेफिनेटिव डायग्नोसिस या डेफिनेटिव फाइंडिंग जो है आफ्टर रेडियोग्राफ होती है, तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उसको हायर सेंटर पे जो भी रेलेवेंट है रेफर कर देंगे। इस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। ये चीज आपको जब आप जाओगे जॉब में तो वहां सीखने को मिलेगी, लेकिन इस केस में ऐसा ही किया जाता है सीएससी लेवल पे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टेड हो तो वहाँ रेडियोग्राफ ओपीजी वगैरह ये सब होता है, तो वो अलग अप्रोच होती है वहां पे। सीएससी लेवल पे ये अप्रोच होती है। ठीक है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सिंस यू आर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो आपके पास पेशेंट आते होंगे जिनकी स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है या मेडिसिन खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, तो उस केस में आप पेशेंट को क्या करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मैम मैं उनका आईएनआर वैल्यू चेक करती हूँ पहले, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आईएनआर और पीटी। अगर आईएनआर का वैल्यू 3.5 से ऊपर है तो मैं कोई डेंटल प्रोसीजर नहीं करती, अगर उसके नीचे है तो मैं उसमें कर सकते हैं बिना कोई मेडिसिन। पहले तो आप उनसे ये पूछेंगे कि आप वो डोज कितना ले रहे हैं एंटीकोगुलेंट का। ठीक है। हम लोगों को कॉलेज में ये पढ़ाया जाता था कि 75 ग्राम्स या उससे ज्यादा पेशेंट ले रहा है तो सर्जरी हम अवॉइड करते हैं, पहले ब्लड थिनर्स रोका जाता है, इस तरीके का प्रोसीजर होता है। तो अभी आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं मैम, नहीं करते, क्योंकि ब्लड थिनर रोकना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले आईएनआर ही चेक करते हैं। अभी ये करते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर पेशेंट ऑन 75 मिलीग्राम ऑफ जो एंटीकोगुलेंट है वो ले रहा है, एक कुस्प्रेन ले रहा है सपोज, तो उसमें आप इलेक्टिव प्रोसीजर भी कर सकते हैं, इमरजेंसी भी कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द माइनर सर्जरी। ठीक है। इसके बाद अगर पेशेंट इससे ज्यादा डोज ले रहा है 75 टू 150 मिलीग्राम के बीच में, तो उसमें आप टेस्ट कराओगे। अगर वो 75 ले रहे हैं तो आपको जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है, कर सकते हैं आप प्रोसीजर। ठीक है। बीटीसीटी कराइए, पीटीआईएनआर की बात बाद में आती है, उसके बाद फिर आप बीटीसीटी अगर नॉर्मल आता है देन यू कैन गो विद द सर्जरी, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पीटीआईएनआर कराइए। ये अभी न्यू प्रोटोकॉल है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, पूछ सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे बस चंद लास्ट सवाल करूंगा। आप ये बताइए ये कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कितना होना चाहिए वाटर में? सर WHO के अकॉर्डिंग 0.8 to 1 ppm होना चाहिए, पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने 1.5 तक का लिखा हुआ है। इंडेक्स के बारे में क्या जानती हैं? 0.8 to 1. DMFT इंडेक्स ये डिकेड, मिसिंग और फिलिंग ड्यू टू कैरीज का प्रिवेलेंस बताता है सर। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि पूरा जाते हैं सर ऐसे
आप थोड़ा बताते हैं फिर सोचते हैं इंटरव्यूअर को सब पता होगा। पूरा बताइए, पूरा बताइए यस। पापा। हाँ, फिल इन ये द ब्लैंक्स नहीं। तो जैसे-जैसे ये डेट पास आ रहा है ना कोई सर, बात नहीं, वैसे-वैसे आप दिमाग रिलैक्स काम रहिए, करना आप बंद कर रिलैक्स दिया रहिए, मैंने। कोई आपके पास सब नॉलेज है डॉक्टर साहब, आप क्यों परेशान हैं? आप एक ऑफिसर की तरह दिखती भी हैं, आपको पता है, इतना सिंसियरिटी है आपके अंदर, एक कामनेस आता है आपके चेहरे से, तो आपके अंदर सब कुछ है। आप क्यों अपने आप पे अंडर कॉन्फिडेंट, प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को दूसरों सर पे मैं मुझे कॉन्फिडेंस इसी रहता बात है, का अपने बहुत पे नहीं डर। रहता है, तो आपको अपने पे रखना चाहिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, काम रहिए, ऐसा क्या डर है, सब कुछ तैयार है, ठीक है? चलिए, फीडबैक मैं लेना चाहूंगा, आपका फाइनल फीडबैक। डॉक्टर मैम, रेशु मैम, आपको क्या फीडबैक इनके लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर आशा के पास काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उसका इनका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनकी क्लिनिकल नॉलेज जो है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको नॉलेज पूरी है, चाहे वो एडमिन रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो। थोड़ा बहुत ग्लिचेस है वो मुझे लगा नर्वसनेस की वजह से है, लेकिन आपको बस कम्युनिकेट करना है ठीक से अपनी तरीके। और एक एडवाइस और मैं ये भी दूंगी कि जैसे नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा है एमपी में बुंदेलखंडी बोली जाती है, पता नहीं आपको आती है कि नहीं। तो जो जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, ट्राई करिए कि प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। इस तरीके की भाषा किसी भी क्वेश्चन में या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अगर आपका हो रहा है फैमिली के साथ तो ना यूज करें। ओके। शब्द मतलब ठीक ठाक यूज करें। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस अगर नहीं है हिंदी बोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस कम्युनिकेट आपको करना है। आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, बस कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगी तो उससे हो जाएगा मैनेज। अमृत जी, आपका लास्ट। मुझे क्या लगता है ना कि आप मतलब अब तक मैंने जितना कंट्रोल किया आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल नॉलेज देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, वो आपके आपके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि आपको पता है। और आप जो भी क्वेश्चन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उसमें भी आपको पता है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही ना, दिक्कत ये हो रही है कि शायद आपका नर्वसनेस आपकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर देगा, इसलिए आप डर रहे हैं। तो डरने की आवश्यकता कोई नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे ना तो आप पिछड़ जाओगे बाकी लोगों से। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा एज है, आप समझ नहीं रही है इस चीज को। जो आपका वीक पॉइंट लग रहा है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि आप जिस तरह से जो अपने डेस्क में लिखा है और जो आपने आंसर दिए हैं उसमें बहुत ही क्रिएटिव एस्पेक्ट नजर आ रहा है, समझ रहे हो, बहुत क्रिएटिव एस्पेक्ट है, बुकिश नहीं है। कि मतलब ये इसलिए नहीं कि पीपल प्लीजर आंसर नहीं है आपका, क्योंकि आप वो दिखता है, वो टोन में दिखता है, वो बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। मुझे अगर इंटरव्यूअर थोड़ा भी चालाक होगा ना वो समझ जाए कि ये है, इसके ग्रास रूट लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, वो मुझे आपके अंदर से दिख रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है ना, दिक्कत जो आपके थॉट आ रहे हैं और जो आप बोल रहे हो उसमें एक सिंक नहीं है। आप समझ रहे हो, वो सिंक में भी नर्वसनेस की वजह से हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने इसी को उतना आपके लिए मैं क्या कमेंट की आपने एक्सेसिबल नहीं है ये इंटरव्यू। आपने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे दिए नहीं होंगे, मे भी हो सकता है आपने पहले दिए नहीं है, इसलिए आपके लिए इन्वायरमेंट नया है। तो इसमें कोई टफ और इजी नहीं होता, चीजें फैमिलियर और अनफैमिलियर होती हैं कभी भी लाइफ में। आप समझिए बात को, चीजें फैमिली और अनफैमिलियर होती हैं। जो चीज आज अनफैमिलियर है, ये मॉक इंटरव्यू आपके लिए आज अनफैमिलियर है, तो ये अनफैमिलियर तब तक नहीं रहेगा, बार बार करिए फैमिलियर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे फैमिलियर हो जाएगा ना आपका कोई वीक पॉइंट बचेगा ही नहीं, ठीक है। उस इंटरव्यू में आप सिर्फ बोलेंगे कि आपका जो 15 साल में आपने जो किया है, आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ रही हैं, वो उस कैंडिडेट को तलाशते हैं, ऐसे कैंडिडेट को तलाशते हैं जो अपने प्राइवेट की नॉलेज को निकाल के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डाले। वो आपको ये बताएंगे कि आप वीक हैं, लेकिन वो आपका प्रेशर टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि आप अपना क्वेश्चन आंसर बता रही होती है, बट जब आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा होता है तो आप अपने अंदर थोड़े से कैसे ना कि अंदर डाउट में चले जाती है, क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत। बट वहां पे क्वेश्चन क्या मेरे गलत सही का बहुत अधिक इस बात कर रहा है ना, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी उनका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है, वो अलग पॉइंट है, बट मुझे लगता है तो आपको सिर्फ इसी पे काम करना है। जितने भी बचे हुए दिन है ना आपके पास पूरा नॉलेज है, आप इस चीज पे काम करिए, जो आपके थॉट आ रहे हैं ना और जो आप बोल रहे हैं दोनों में एक सिंक होना चाहिए, बाकी सब बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, अमृत ने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। बस अगर आप थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में अगर आप नर्वस हो गए ना तो इंटरव्यूअर आपको और कंफ्यूज करने की और नर्वस करने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं, जैसा उन्होंने बोला, कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। मुझे लगता है कि आप कर लोगे बहुत अच्छे से,
बस सिर्फ और सिर्फ आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, अपना क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, बस इतना ही आपको काम करना है। प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम दिन रात इसी की प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से कर लेंगे इंटरव्यू अपना हैंडल। मेरा ओपिनियन है आपको कि आप मेरी बात मानिए, आप डेली 1 से 1.5 घंटा बैठ के, ठीक है, लैपटॉप या फोन के सामने अपने आप को रिकॉर्ड करके एज ए इंटरव्यूअर अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आंसर करिए। आप बात मानिए 4 दिन बाद आपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में होना चाहिए। हाँ जी, आपको होना चाहिए। काफी बड़ा फीडबैक था आपके लिए, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे अमृत जी ने कहा कि हमने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, लाइक मोस्टली 50-60 ले चुके होंगे, ठीक है। अभी तक आप एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, आपके अंदर सब कुछ है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन आपका तय है, बस सिलेक्शन के बीच में कोई नहीं खड़ा है, आप सिर्फ खुद ही खड़े हैं, वो भी आपके डर खड़ा है, आप भी नहीं खड़े, आपका डर खड़ा है। डर पब्लिक स्पीकिंग का कि आप कुछ ऐसा वैसा बोल दोगे, या फिर आप किस तरह का लैंग्वेज यूज करोगे, या फिर कैसे किसी भी तरह का चीज यूज करिए, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसिवरेंस, जो आपके अंदर है, आपके अंदर एकाग्रता है, आपके अंदर कामनेस है, जो आपके चेहरे पे दिखता है। देखिए महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना था, उनका चुनाव किस लिए किया गया था? वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, बट उनसे बड़े भी बहुत सारे योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, बट वो सबसे सच्चे थे, इसलिए वो उनको चुना गया, वो सच्चे के मार्ग पे थे। बट अर्जुन जब युद्ध लड़ने का शुरू किए तो वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, उनके अंदर एक डर था कि मैं अपने ही लोगों पे कैसे बाण चलाऊं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था तुम बाण चला सकते हो, ये गलत नहीं है, तुम अधर्म के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। तो तब एक डरे हुए अर्जुन एक वीर अर्जुन बने, जब उनके अंदर से ये भरोसा आया कि वो ये चीज कर सकते हैं। तो वैसे ही आप एक थोड़ा सा डर हटाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर वो सारी विद्या है, सारे अस्त्र शस्त्र हैं कि आप ये जॉब कर सकते हैं, आपके पास सारी क्लिनिकल स्किल्स हैं, तो वो सब है। तो आप इसका धैर्य रखिए, और धैर्य रखिए, आप बस हैं, बस आप बस पार ही करने वाले हैं, ठीक है। That's it. ठीक है ना। आप ट्राई जरूर करिएगा, वो जो मैंने बोला आपको कि लैपटॉप या फोन के सामने 4-5 दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी बात मानिए। आप इस बारे में सोचिए, अपने अंदर कोई भी ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी मत पालिए कि आप नहीं बोल पा रही हो। आगे वो सब कुछ है जो होना चाहिए, समझ रही हैं। बस आपको पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा डर है, वो निकालना, वो निकल सकता है, आप डरिए मत। सर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बेसिकली यही समझ में नहीं आता बोलना कैसे है, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है कि मैं एग्जाम मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पता चला मेरा इंट्रो लिया और मैंने उसी में कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज तो कर दिया, तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। आप कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, आपको बस जो आपकी चीजें हैं इंट्रो देना है, इंट्रो की प्रैक्टिस करके जाइए, बस वही जाके बोल दीजिए, ठीक है। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं है आपको। फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है ना, मतलब ये नहीं होता है कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देंगे, फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपका पहला मुलाकात कैसा जा रहा है, ये डिफरेंस होता है, लोग ये नहीं समझ पाते। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट दैट कि आपने पहला शब्द क्या बोला है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपका, वो पूरा मीटिंग कैसा गया है। अब जैसे हमने जैसे ये पूरी मीटिंग की, ये फर्स्ट इंप्रेशन हुआ आपका हम पर, समझ में आया, ये डिफरेंस होता है फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए अगर आप, ठीक है, कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा रहेगा ना, और आप मैच कर रहे होगे जो आपने लिखा है और जो बोल रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत शैलो चीज होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत शैलो होती है। ये सिर्फ वो उनके लिए होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, जो उनके पास डेप्थ ही नहीं है किसी चीज की, मतलब जिनके लिए पर्सनालिटी सब कुछ है। मतलब पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी नहीं, जो एक टेंजिबल पर्सनालिटी होती है कि इनटेंजिबल पर्सनालिटी होती है। टेंजिबल पर्सनालिटी वो होती है जो दिख रही है सामने से, और इनटेंजिबल पर्सनालिटी होती है जो आपके अंदर नॉलेज है। ये ढंग बात नहीं है, ये और इंटरव्यू इतना कोई शैलो नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात है। आप पूरी मीटिंग में आपका इंटेंशन अच्छा होगा तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। आप बस ये माइंडसेट से जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, अपनी तैयारी पूरी करके जाइए, और कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए। ये मत सोचिए कि आप इतने साल आप दूर रहे हो, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, ये सब नहीं। बस आपको क्लिनिकल नॉलेज अच्छी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपकी, बस कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत है, वो प्रैक्टिस से आपकी आ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रैक्टिस की बात है, हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।